होती जा रही है। हम इन कलाकारों से अनुरोध करेंगे अपनी इस कला को समाप्त न होने दें और एक बार जोरदार तालियां हमारे कठपुतली कलाकारों के लिए। जी जी सर, आप अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर संजय कुमार जी से अनुरोध है कि वो आप अपना स्थान करें। डॉस्प की एग्री एक्सपर्ट राजश्री जी से अनुरोध है कि आप भी मंच पर आ जाएं और हमारे इस पैनल डिस्कशन में प्रतिभाग करें। स्टार्टअप विशेषज्ञ संदीप सक्सेना जी से भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आ जाएं और इस सत्र का हमारे मॉडरेटर हैं उत्कर्ष चतुर्वेदी जी। जैसा कि मैं बता दूं, हमारे इस पैनल डिस्कशन का मुख्य विषय रहेगा कृषि नवाचार में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, विपणन व विदेश व्यापार व स्टार्टअप। दुर्गेश माइक ऑन कर देना। एक बार हमारे पैनल के लिए जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया। और कई बार ये होता है कि भोजन के बाद का जब ठीक सेशन आपको मिले तो जब पेट भरा होता है तो उसके बाद मन भरने लायक चर्चा होनी जरूरी हो जाती है। और संख्या यहाँ कितनी भी क्यों ना दिख रही हो, कई लोग ऐसे हैं और कई किसान ऐसे हैं जो सुबह से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और वहां आते कमेंट्स और वहां कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो उसके लिए हमको लगा कि सबसे उचित ये प्लेटफॉर्म हो सकता है कि जहां हम आप लोगों से बात करें, क्योंकि 3 अलग अलग विविधताएं एक साथ एक मंच पर हो जाए, ये उत्तर प्रदेश में ही संगम है। और ये संगम इसी मंच पर हो पा रहा है कि 3 अलग अलग विशेषज्ञ हैं, 3 अलग अलग विधाओं से जुड़े जो किसानों के कुछ सवाल हैं। चूंकि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ रहे हैं, हम उन सवालों को आप लोगों से एक करके करेंगे। हालांकि मन से परिचय आपका हो गया, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से अगर शुरू करूं और क्रम इसी ओर से करता हूं, मेरी बाईं ओर से तो डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, सहायक निदेशक विपणन एवं विदेश व्यापार। बीच में राजश्री मैम है, डास्प की एग्री एक्सपर्ट हैं, डिजिटल एक्सपर्ट हैं। और डिजिटली जो सवाल आ रहे हैं तो और बेहतर होगा कि आपसे हम उनके जवाब लें। और संदीप सक्सेना साहब हैं, स्टार्टअप विशेषज्ञ हैं। सर, मैं आपसे शुरू करता हूं। और सुबह से कई सारे सेशंस में कई सारे सवाल आए या कई सारी बातें हुई, लेकिन एक बात ये होती है कि किसानी का मतलब हमेशा से एक तस्वीर देखी गई कि ठीक है, किसान है, शरीर पर तन पर आधे कपड़े हैं, जैसे तैसे कृषि करके चीजों को बढ़ा रहा है। लेकिन आज कृषिका के इस मंच पर किसानों ने बताया, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान वो है जो साल में 12 करोड़ भी कमा रहा है, किसान वो है जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, किसान वो है जो कईयों को रोजगार दे रहा है। अब किसान खेत में कुछ उगाता है, वो मार्केट पे पहुंचता है। अब भारत एस्पिरेशनल भारत हो गया है। हम देख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग होनी चाहिए, हमारे प्रोडक्ट की थोड़ी ब्रांडिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट बाहर पहुंचना चाहिए, उत्पाद बाहर पहुंचना चाहिए। इसके लिए अगर यहाँ जितने भी किसान हमसे जुड़े हैं, किस तरीके से वो सोच सकता है कि मेरा मार्केट मेरे पास की मंडी ना हो, मैं इससे दूर भी जा सकूं, वो दूरी जो उसको तय करनी हो वो कैसे हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल किया है और बहुत सामयिक सवाल भी है आपका। जैसा कि पिछले कुछ सालों से आप देख रहे होंगे कि हमारी खेत जोत जो कि बहुत छोटी है, 80% से ऊपर के हमारे जो किसान हैं वो बहुत छोटे काश्तकार हैं। तो उसके लिए भारत सरकार ने भी जो 10,000 एफपीओज बनाने का एक कार्यक्रम लाए थे कि जिससे कि उनमें कलेक्टिविटी की एक क्षमता बने और वो एक सामूहिक रूप से सशक्त हो सके। विपणन, कृषि विपणन हमेशा एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है और पिछले कई सालों में इसमें कुछ विवाद भी पैदा हुए हैं। उसके बावजूद अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि कृषि विपणन एक राज्य का विषय होता है और इसमें अलग अलग कृषि के राज्यवार कानून इसमें काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 से ही इसमें कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं।
पहले देखते होंगे आपकी जो सरकारी मंडियां हैं वहीं तक ही ये जो हमारा कानून है वो अनुमति देता था कि आप केवल उन्हीं मंडियों के माध्यम से क्रय विक्रय कर सकते हैं। 2018 का वर्ष था और आज 6 साल करीब हो गए हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी निजी मंडी और डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्शन साइट पे जाके गांव में कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं। पहले इसकी अनुमति नहीं थी। इसके अलावा कृषक को ये स्वतंत्रता दी गई कि धारा 2 में कि आप कहीं भी अपना उत्पाद ले जा सकते हैं, देश के किसी भी मंडी में ले जा सकते हैं। तो ये कुछ मैं आपको कानूनी सहूलियतें बता रहा हूं जो खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। इसके बाद आपको कोई भी आपका भंडारण गृह है, देखिए सरकार का ये उद्देश्य था कि केवल आपके जो विपणन के केंद्र हैं वो केवल सरकारी स्थानों तक सीमित ना रहें, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी उतनी ही सहभागिता दी जाए। तो जो भी आपके प्राइवेट क्षेत्र में जो भी आपके कोल्ड स्टोरेज हैं, गोडाउन्स हैं, इनको आप मार्केट प्लेस डिक्लेयर करा सकते हैं। और हम लोगों ने किए भी हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। और ये डायरेक्टर मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को काम दिया गया है मंडी एक्ट में। हमने 10 मंडी उपस्थल मार्केट सब यार्ड घोषित कराए हैं प्राइवेट सेक्टर में, और करीब 40 से अधिक लाइसेंसेस जो है हमारे हमने ग्रामीण क्षेत्रों में दिए हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कई करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट करवा रहे हैं वो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लाभों का, इन जो ये सुविधाएं हैं, ये जो चेंजेस हैं, इनका लाभ आप एफपीओ स्तर पे भी उठा सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यदि मार्केटिंग में आपके पास में कोई ऐसा प्लेस है जिसमें आप स्वयं उत्पाद को विक्रय कर सकते हैं, तो उसके लिए एक कानून में प्रावधान है। तो ये तो हमारी भी एक मार्केटिंग का हुआ। दूसरा जो जैसा कि आपने प्रश्न उठाया कि हम अपना प्रदेश में ही क्यों ले जाएं, दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में भी ले जाएं, तो इसके लिए भी सरकार, जो उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है जिसने अपनी स्टेट एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी घोषित की, फर्स्ट स्टेट था ये 2019 में। और हमारी पॉलिसी को देख के कई राज्यों ने अपनी स्टेट पॉलिसीज बनाई हैं, और हमने इसमें अभी तक, सरकार ने इसमें अभी तक 3 संशोधन भी कर चुकी है, क्योंकि समय समय पे देखिए पॉलिसी वही है जो समय के अनुरूप अपने आप को ढालती जाए। जहां तक सवाल है कि इनको एफपीओस को, हमारे किसान भाइयों को एक्सपोर्ट के लायक इनेबल करना, उनकी कैपेसिटी में इजाफा करना, उनको सर्टिफिकेशन के बारे में बताना, उनको वहाँ के एमआरएल के बारे में बताना, उनको एसपीएस, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी क्या वहाँ की रिक्वायरमेंट है, इसको अगर और सही आसान शब्दों में अगर हम जानना चाहें तो विदेश में हमारे उत्पाद की क्या क्वालिटी ली जाएगी, इसके संबंध में हम लोग लगातार इसके कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता निर्माण कार्यक्रम रखते हैं। अभी दिसंबर में भी हम लोग कर रहे हैं, और हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, दयाशंकर सिंह साहब। मैं आपको बता दूं, पिछले सीजन में इन्होंने अपने एफपीओस के माध्यम से जर्मनी आम भिजवाया है, और जबकि यूरोपियन कंट्रीज को बहुत कड़े मानकों से गुजरना पड़ता है वहां सामान ले जाने में, और इन्होंने वो सारे मानकों को पूरा करके सर एनेबलिंग की है। ये भी एक हमारे साथी है जिनको हम लोगों के माध्यम से इनको एनेबल किया गया, इनके किसानों को। इस मंच को इसीलिए आज सजाया और तैयार भी किया गया कि एक तो ऐसी प्रतिभाएं हमारे बीच में आए, वो पता चलता रहे, और दूसरी बात कि और भी हो सके। मतलब हम अगली बार जब ऐसा कार्यक्रम करें तो किसी एक कोने में एक दयाशंकर जी की ओर न देखें, जिस ओर देखें वहां ढेर सारे ऐसे दयाशंकर जी हों जिनके आम विदेशों में और अलग अलग देशों में खूब जाएं। मैं राष्ट्रीय जी आपकी तरफ आता हूँ। कितना बड़ा, मतलब खेती को लेकर वापस वही बात, एक कॉन्सेप्ट, एक दिमाग में तस्वीर की ठीक है, जमीन है, ग्रामीण परिवेश में होने वाली एक चीज है। जैसे ही आपने थोड़ी देर पहले जहां मुझे टोका, और वहीं मुझे एक सवाल मिल गया, बतौर पत्रकार ये हम लोग की खूबी भी होती है कि आप डिजिटल एक्सपर्ट हैं, खेती को डिजिटलाइज कैसे किया जा सकता है, उसमें क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये कि जो मुख्यमंत्री जी का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का विजन है, मेरे ख्याल से खेती, एग्रीकल्चर का सेक्टर उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है। तो उसको हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का रोल क्या होता है कि देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस होता है, हर इंडस्ट्री में होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी से आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप उसको लीपफ्रॉग कर सकते हैं।
तो वो जरूरी नहीं है कि हमें 50 साल लगे वहां पहुंचने में जहां विदेशी किसान ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। उसको, उस गति को तेज करने के लिए आज बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। एआई के माध्यम से हमें एआई सुनने में लगता है कि कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, पर हम जाने अनजाने रोज अपने मोबाइल फोन पे, लैपटॉप्स पे एआई यूज कर रहे होते हैं। तो हम बाकी सारे क्षेत्रों में यूज कर रहे हैं, तो खेती में क्यों नहीं? वो तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, स्पेशली हमारे प्रदेश के लिए, जहाँ इतने मिलियंस ऑफ इकोनॉमीज, लाइवलीहुड उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आईओटी, ड्रोन और एआई यूज करके जो हम प्रिसीजन फार्मिंग की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर किसान एक खास क्रॉप का उत्पादन करना चाहता है, एक खास एरिया में उसका जो भी फार्म है, हम उसके फार्म लेवल पे उसको एडवाइजरीज भेजें, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, उसका कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए और उसकी लाइफ इजी बनाने के लिए। आई थिंक वो भी बहुत जरूरी है कि कैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके किसानों की लाइफ इजी बना सकते हैं, कैसे उनको मंडी से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट को एनेबल कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जुलाई के महीने में एक एग्रीटेक पॉलिसी करके आई है। सो उत्तर प्रदेश अगेन, वो जैसे सर अभी कह रहे थे, तो पहला प्रदेश है ऐसा जिसमें इतनी कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीटेक की पॉलिसी आई हुई है, जिसमें सारा डेटा एक्सचेंज से लेकर कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम से लेके कैसे नए एपटेक्स को बढ़ावा दिया जाए, वो सब उसमें बहुत डिटेल से मेंशन्ड है। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी फ्रेमवर्क है हमारे पास। और अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो बात है, तो यूपीडास के माध्यम से हम ऑलरेडी ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, जिसमें प्राइवेट एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल है। एक मेज वैल्यू चेन का प्रोजेक्ट है, जहां एंड टू एंड किसानों को अवेयरनेस से लेके और उनके प्रोडक्ट की फाइनल सेल तक का पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। और वो जो प्राइवेट पार्टनर हैं हमारे, उनके ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं इथेनॉल के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो दिस इज डिमांड बेस्ड जो हम खेती करवाने की बात कर रहे हैं कि डिमांड ऑलरेडी है, हमें पता है कि क्या चाहिए और किसान वही उगाए। ऐसे ही आलू के लिए एक हम वैल्यू चेन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और बाकी कमांड सेंटर के बारे में आई थिंक काफी लोगों ने सुना हुआ है। टास्क के अंदर हमने एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक कमांड सेंटर बनाया है, जहाँ पे सैटेलाइट को यूज करके, मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज करके, एआई को यूज करके हम ऑलरेडी क्रॉप्स का एकरेज बता रहे हैं, ऑलरेडी यील्ड को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कितना यील्ड होने वाला है, जिससे मार्केट रिलेटेड तैयारियां की जा सके उसके लिए। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जो 21 क्रॉप्स के लिए फिलहाल एक पायलट है, पर पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। और इसी के माध्यम से हम और वेदर की इंफॉर्मेशन, सॉइल की इंफॉर्मेशन उसमें मैप करके बहुत जल्दी एडवाइजरी सर्विसेज भी शुरू करने वाले हैं किसानों के लिए। जब हम नीति देख चुके हैं, नियत देख चुके हैं, स्टार्टअप जब कोई बोलता है तो दिमाग में सबसे पहले एक शहर आ जाता है, वो है बेंगलोर। दूसरा एक शब्द आ जाता है, वो है यूनिकॉर्न। क्या खेती में उत्तर प्रदेश से कोई ऐसा स्टार्टअप हो सकता है जिसको हम देखें कि नहीं ये यूनिकॉर्न है? मुझे एक रेस लगती है ना स्टार्टअप्स में कि यूनिकॉर्न ही बनना है, उससे नीचे फिर सेकंड आने की ही रेस हुई। और दूसरी बात जो एक बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग अमूमन ये समझते हैं, दिन भर जैसे हम बताए कि हम भी डिजिटली भी लोगों को जुड़े हैं पूरे कार्यक्रम से, लोगों का ये मानना है कि खेती के स्टार्टअप मतलब ये होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर हैं, कि ठीक है मंडी तक पहुंचा दिया वो स्टार्टअप हो गया, या प्रोक्योरमेंट पर काम कर लिया वो स्टार्टअप हो गया। खेती या किसानी के सेक्टर में स्टार्टअप कितना बड़ा एरिया हो सकता है और कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया हो सकते हैं सर? स्टार्टअप को अगर हम लोग एक डिफाइन करते हैं कि एक शुरुआत करने के लिए एक लोगों की प्रॉब्लम समझ करके जब हम कोई काम शुरू करते हैं और वो हम जुड़े होते हैं उन लोगों से डायरेक्टली, जैसे अगर हम बात करें अगर किसान से हम जुड़े हैं, सुलखान सिंह से और मलखान सिंह जो हमारे आसपास के किसान हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके अगर हम इमीडिएट उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सेल तो तब होगी जब प्रोडक्शन होगा। और प्रोडक्शन कब होगा? अच्छा, जब वो नॉलेज उनके पास में होगी, नॉलेज शेयरिंग होगी प्रॉपर तरीके से कि उनके उस एरिया में पर्टिकुलरली कौन सी वो खेती करें और किस समय, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी काम के लिए। कि अगर हम शाक सब्जी बो रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो क्या हम वो 10 दिन पहले उस साइकिल को ला सकते हैं? क्योंकि जब भी कोई चीज बाजार में आती है तो शुरुआत में उसके भाव बहुत ज्यादा होते हैं, फिर वो धीरे से एकदम से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी क्वांटिटी आ जाती है, तो भाव उसके नीचे आ जाते हैं। तो हम क्या 15 दिन पहले वो बो करके और मार्केट में 15 दिन पहले जाके क्या लिवरेज ले सकते हैं, मार्केट में प्राइस अपने अच्छे प्राइस में बेच सकते हैं?
एक तो ये, दूसरी चीज क्या जो हमारे आसपास की सॉइल और वेदर एंड एज वेल एज पानी, तीनों चीजों क्या हमारी किस खेती के लिए मुफीद हैं, किस खेती को हम करके उससे ज्यादा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो किसानों के बीच में भ्रांतियां होती हैं कि नहीं रामू काका जो कह रहे हैं हम तो वही करेंगे क्योंकि वो बहुत है तो वह हम करब। लेकिन अभी अगर उनको हम ये बताएं उस एरिया में एक गांव में कोई एक सैंपल एक खेत को तैयार करके उसमें वो चीज बो के दिखाएं, देखो हमने 1 एकड़ में 30 कुंटल गेहूं पैदा किया, तुम पैदा कर रहे हो 16 कुंटल। तो ये जो 30 और 16 के बीच का जो 14 कुंटल का डिफरेंस आया है वो हमारे इनोवेशन से आया है, हमारी पढ़ाई से आया है, हमारे साइंटिफिक तरीके से करने से आया है। आज की तारीख में आप हरियाणा और पंजाब में जब चले जाते हैं तो वहां पे किसान अपना अगर 30 एकड़ का उसका खेत है तो 1 एकड़ वो R&D के लिए रखता है, 1 एकड़ में वो नए नए प्रयोग करता है, बाकी 29 एकड़ जो उसने पीछे किया वो उस पर कर रहा है। ये एक बहुत जरूरी है हमारे किसानों को बताने के लिए, हमारे किसानों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि नहीं देखो तुम्हारे सॉइल की टेस्ट रिपोर्ट ये कहती है विच इज वेरी गुड फॉर दिस क्रॉप, और अगर तुम ये करोगे तो डेफिनेटली होगा। और एक खेत 1 एकड़ 2 एकड़ का सैंपल की तरीके से हमें हर गांव हम तहसील में कुछ ऐसा करना चाहिए जहां पे किसानों का जमावड़ा होता हो, उनको बुला करके उनको दिखाएं कि ये एरिया इस खेत के लिए इस फसल के लिए बहुत मुफीद है और तुम्हें ये करना चाहिए। क्योंकि टच एंड फील का जो एक कंसेप्ट है हमारे यहाँ कि जब हम देखते हैं तब करते हैं, हम जल्दी भरोसा किसी चीज पे R&D, क्योंकि किसानों का जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो वो जल्दी बहुत ज्यादा उस दुनिया से जुड़े, अभी तो फिर भी कुछ जुड़ गए हैं जैसे मैडम बताई थी डिजिटली आने की वजह से काफी लोग ठीक है उनको ज्ञान होने लगा है सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन फिर भी उनका थोड़ा सा भरोसा बनने में टाइम लगता है। अगर हॉल में उपस्थित कोई भी व्यक्ति अपने सवाल पूछना चाहे तो हमें जरूर बताइएगा। तो मैं क्योंकि ये सवाल माइक पर नहीं आ पाया होगा, इस सवाल पर मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं जो अभी अब ऑनलाइन आया, मैं देख रहा था और ये बिल्कुल मिलता जुलता है, इसको आम तक सीमित नहीं रखते हैं। दरअसल सवाल ये आया है कि अगर हम कोई खेती करें तो मार्केट के उसकी जो नियम शर्तें हैं, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मेरा जो उत्पाद है ये दुनिया के किसी देश में कैसे जा पाएगा। हम मान लीजिए पूरी फसल लगाए और हमने पेस्टिसाइड का उपयोग कर लिया, उसके तैयार होने के बाद तो वो कई मार्केट के लिए रिजेक्ट हो जाता है। वो शुरू से मार्केट की अवेयरनेस जो आपने कहा ना रिवर्स कैलकुलेशन जिसको मैनेजमेंट में एक थ्योरी में कहा जाता है, ये किसान तक कैसे पहुंचेगी सर कि आप ये चीज इस तरीके से तैयार करोगे तो इतना मुनाफा ले पाओगे, आप अपने प्रोडक्ट को अपने उत्पाद को इन बाजारों में ले पाओगे, ये उस तक कैसे पहुंचे जानकारी? देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इससे ही मिलते जुलते सवाल अक्सर लोग हमसे पूछते हैं। किसानों का ये मतलब ये बहुत प्रमुख सवाल है और कई मंचों में मैं हम लोग इसका बहुत उत्तर देते रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज है कि आप जहां भेजना चाहते हैं, जिस देश में भेजना चाहते हैं, तो आप ये समझिए कि कंट्रीज का ग्रुप होता है। जैसे जितना भी आपका वेस्ट एशिया है या इसको आप GCC कंट्रीज कहते हैं, गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज जो हैं, और यूरोप का अपना एक मानक है, जापान का अपना अलग है, साउथ कोरिया का अलग है, पूरा US का एक है। तो इस तरीके से आप जिस मार्केट को टारगेट करते हैं उस हर मार्केट के अपने अलग रिक्वायरमेंट है, अलग सर्टिफिकेशन। तो भारत सरकार की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो एक सिंगल मिनिस्ट्री है जो सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती है और साथ ही इनेबल भी करती है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन भी करती है। तो बहुत सिंपल है कि आप इंडिया ट्रेड पोर्टल की साइट है, आप जिस देश को जो प्रोडक्ट करना चाहते हैं सिंपल आप उसमें उस प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए, उसका एक कोड आ जाएगा, आप उसमें जिस कंट्री को भेजना चाहते हैं उस कंट्री पे क्लिक कर दीजिए, उसके क्या नॉर्म्स हैं, क्या उसमें इंपोर्ट ड्यूटी है, सारी चीज आपके एक क्लिक पे है। तो इस तरीके से आप अपने को इनेबल कर सकते हैं। अभी जो चंद्रभान जी ने जो एक क्वेश्चन पूछा था कि हम कैसे करें, क्या करें, देखिए हर एक का एक SOPs होती हैं। आप अगर EU को भेजना चाहते हैं तो उसके सर्टिफिकेशन में आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि EU में अगर आप मैंगो भेजना चाहते हैं तो ग्लोबल गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का आपको मैंडेटरी है कि आपको उसका सर्टिफिकेशन कराना ही होगा।
बिना ग्लोबल गैप सर्टिफाइड आप कोई भी फल सब्जी वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब आप ग्लोबल गैप या किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो उसकी सारी एसओपीज आपको दी जाती हैं कि इसमें आपको कौन कौन से हाइजीन के पैरामीटर पूरे करने हैं, कौन कौन से एमआरएल कितना है, कौन सा पेस्टिसाइड आपको नहीं डालना है, कौन सा पेस्टिसाइड आप सीमित मात्रा में डाल सकते हैं। तो इन सब की जानकारी पोर्टल में है, और यदि कोई किसी को कभी भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे निदेशालय की जो साइट है यूपी कृषि विपणन, यूपी कृषि KRISHI VIPRAN.in, इस पे हम हर माह अपनी एक मंथली बुकलेट जारी करते हैं जो सबको डाउन पब्लिक एसेसेबल है। उसमें हम हर मंथ बताते हैं कि किस देश में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन से कंसाइनमेंट किस पेस्टिसाइड में फेल हो रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट का डेटा है, ये सारी चीजें हम हर माह डिसमिनेट करते हैं और अपडेट करते हैं सर। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये संगम हो चुका है विशेषज्ञों का कि आपका सवाल जहां खत्म होता है वो एक डिजिटल आंसर आ जाता है और फिर मैं राशि जी मैम की ओर देखने लगता हूँ। सवाल यही है जो इन्होंने थोड़ा सा, और संदीप जी ने एक उदाहरण में बड़ा अच्छा जिक्र किया कि रामू काका कहब तो हम यही बोअब। अब इस बोली को, इस भाषा को समझाना है कि पेस्टिसाइड क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, तमाम चीजें क्या है। वेदर रिपोर्ट बचपन से हम शब्द सुनते आए, आज तक समझ नहीं आया कि उसका प्रयोग क्या करना है, जब तक ये नहीं समझ आया कि वो आपको बताएगी कि 2 घंटा बाहर मत निकलना, बिजली गिरेगी, उस वक्त मत निकलना, उसके बाद और पहले जाना। तो तकनीक तो आ जाती है, तकनीक जेब तक, व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं मैम? जैसे हमारे यहाँ मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे किसान छोटे छोटे फार्म्स में खेती करते हैं, मतलब बड़े किसान भी हैं, लेकिन ये हमारा एक स्टेट स्पेसिफिक इशू है कि बहुत सारे छोटे किसान हैं जो छोटी छोटी जगह पे खेती करते हैं। तो उनको एनेबल करना डिजिटल टेक्नोलॉजी पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा? वो स्टार्ट वहां से होगा, सबसे पहले उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि वो कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सेस कर सकते हैं। एक बेसिक स्मार्टफोन और इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए उनको एक्सेस करने के लिए, वो है। उसके बाद आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी एफपीओस के माध्यम से, जैसे भी उनको सिखाना और कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा डिजिटल टेक्नोलॉजी से। अच्छी बात यह है कि जनरेटिव एआई वगैरह के माध्यम से आजकल लोकल भाषा में वॉइस एनेबल्ड सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो कि हम भी अपने ऐप के थ्रू बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो उससे क्या होता है कि जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप बहुत लोगों को सिखाया नहीं है लोगों ने, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अपने आप लोग उसमें कंफर्टेबल हो गए। वैसी टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक चीज है। और जैसे अभी चंद्रभान जी का सवाल था, उसमें मैं बस एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि ट्रेसेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है आजकल। जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं हम, पर्टिकुलरली जापान और यूरोप वाले एरिया में अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो शुरू से अंत तक जानना चाहते हैं कि बीज कहाँ से खरीदा गया है से लेके कौन से कोल्ड स्टोरेज में स्टोर हुआ था और कौन सी मंडी में गया और कैसे उन तक पहुंचा। वो पूरी जर्नी जो है वो ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रेस की जाती है, हर एक स्टेप पे उसका क्वालिटी चेक होता है, तब वो एक्सपोर्ट एनेबल्ड बनते हैं। तो ऐसे पायलट्स भी हम उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। नहीं, इससे मदद बहुत मिलेगी। और ये हमेशा होता है कि एक पत्रकार जब सही सवाल पूछे तो हर कोई आंसर उसका देना चाहता है। समस्याओं पर जो बात हो रही थी, एक माइंडसेट की मैं बात करना चाहता हूँ। हम सुबह से कई किसानों को देखे, और वापस मैं दयाशंकर जी की तरफ देख लूं तो वो तो बड़े यंग किसान लग रहे हैं, आपने बड़े भाई हालांकि कह दिया। कई युवा किसान मिलते हैं, लेकिन आप जब उनसे बात करिए तो उनकी अप्रोच किसानी से ज्यादा उद्यमी की होती है। ये नीचे तक कैसे जाए? क्योंकि जो अभी मैम ने कहा ना, राष्ट्रीय मैम ने, वो एक सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में बड़े किसान हैं, वो उदाहरण है। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा आज कि करोड़ों कमाने वाले किसान हैं, लेकिन जो छोटा किसान है वो कृषि को, वो किसानी को, वो खेती को उद्यमता माने, स्टार्टअप माने। ये माइंडसेट कैसे बदलेंगे? क्योंकि जब आप उद्यम मान लेंगे, स्टार्टअप मान लेंगे, फिर आप प्रॉफिट की सोचने लगेंगे, फिर वो रिस्क या लोन फ्री, उस माइंडसेट से शायद हम उबर भी पाए। ये चेंज लाने की आपको जरूरत लगती है इस वक्त भारत में? बिल्कुल, ये चेंज बहुत जरूरी है लाना। एक शब्द होता है एग्रीप्रेन्योरशिप, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है वैसे एग्रीप्रेन्योरशिप भी होती है। कृषि को उद्योग के तरीके से सोचना कि हम क्या चीज, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हम अल्टीमेट टारगेट है हमारा कि हमें 1 लाख रुपए पैदा करने हैं और हमारी लागत 20,000 होनी चाहिए, 30,000 होनी चाहिए इन द टाइम ऑफ 6 महीने, 5 महीने, कुछ भी।
तो ये सारे कैलकुलेशंस, और आज की तारीख में जो युवा किसान है वो बहुत स्मार्ट हैं। वो अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना कुछ करने की, तो यकीन मानिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं। संसाधन, संसाधन, वो भी सिर्फ मैं संसाधन की बात ये नहीं कर रहा हूँ कि उसके खेत में पानी आप लगवा दें या उसको आप बीज दिला दें, ऐसा नहीं। संसाधन मतलब नॉलेज, नॉलेज का, जैसे आपने, अब छोटी सी बात मैं कहूंगा कि आपने शिक्षा मित्र बना रखे हैं हर जगहों पे, आपने हेल्थ के लिए एक मित्र बना रखा है, आज तक किसान मित्र नहीं बनाए हैं सरकार ने। और अगर सरकार सच में अगर आपको किसानी के लिए कुछ करना है सुझाव जब अच्छा लगे तो तालियां सिर्फ एक कोने से नहीं आनी चाहिए, तालियां बिल्कुल बराबर आ जानी चाहिए। वो एक दबाव भी डालता है नीति बनाने वालों पर कि इस बारे में ढंग से सोचा जाए। तो किसान मित्र का काम, अब मैं थोड़ा सा और इसको नहीं, अब ताली बजी, अब तो करना भी पड़ेगा। और मुझे लगता है करना भी चाहिए। किसान मित्र का काम हो जो हमारे उस गांव में या जो भी उसका एरिया डिफाइंड हो, वो उन लोगों को आइडेंटिफाई करे कि जो वो कुछ करना चाहते हैं, जो इनके में ज़ील है कुछ करने की, लेकिन वो संसाधन की या एजुकेशन की वजह से कर नहीं पा रहे हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करे, 10, 12, 15 लोगों को। जरूरी नहीं कि उनके पास जमीन है नहीं है, उनके पास में संसाधन है कि नहीं है, लेकिन अगर हमारे में करने की शक्ति है ना, करने की इच्छा शक्ति है, तो हम सब कुछ कर लेते हैं। उन लोगों के लिए सरकार के नुमाइंदे बन करके, वो किसान मित्र सरकार का, आपके कृषि विभाग का नुमाइंदा बन करके उनसे बात करे। सरकार ने भी उद्योग मित्र बनाए हैं, तो किसान मित्र क्यों नहीं बना दिए? बिल्कुल ठीक बात। अगर किसानी को आपको आगे बढ़ाना है तो उनके लिए एक हैंड होल्डिंग का आदमी वहां चाहिए, ताकि वो रूढ़िवादिता तरीके से जो किसानी कर रहे हैं, जो बीज के लिए वो आज भी एक कंपनी पे डिपेंडेंट है, या जो वहां का ब्रोकर या वहां का जो दुकानदार है, जो वहां का डीलर है, वो जो बोल देता है कि भैया ये वो है, मैं सबसे बढ़िया निकली खत्म, रामू बोए ना वह बो दूं, देखा जाके बगल का खेत में कितना अच्छा उपज भाई इनकी। तो भाई साहब, इसमें फिर साइंस कहाँ आ गई? इसमें डिजिटलाइजेशन कहाँ रह गया? इसमें तो वो रह गया जो हमारा दुकानदार कह रहा है, और दुकानदार क्या कह रहा है? जिसमें उसका प्रॉफिट है वो उसको रिकमेंड कर रहा है। तो अल्टीमेटली कंपनीज जो वो प्रमोट कर रही है वो बेच रहा है, किसान वो लगा रहा है, और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे चंद्रमान जी इशारा कर रहे हैं, पर आपकी अनुमति से एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि अच्छा सुझाव आ गया कि जरूरत को समझने के लिए, अगेन, हम क्या कुओं को प्यासे तक पहुंचा सकते हैं? अगर बहुत सीधी भाषा में सवाल पूछूं कि हम, आप लोगों ने नीतियां बनाई, आपने बताया, मतलब उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिन्होंने वो नीतियां बनाई हुई है। मैम ने बताया कि तकनीक में हम पहले हैं, 6-6 साल से हमारे पास नीतियां हैं, लेकिन वही कि वो रामू ही क्यों बताएगा कि क्या बोना है? क्या उस और विचार किया जा सकता है कि अगले 5 साल, अगला 1 दशक वो हो? और दूसरा, इसमें एक छोटी सी लाइन में जोड़ दे दूं, परंपरागत किसान का बेटा ही किसान बने की बजाय, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैंने शहर से पढ़ाई की, लेकिन मुझे किसानी अप्रोच करे या किसानी अट्रैक्ट करे कि मुझे अब ये करना है। क्या उस और हम कुछ नीति बनाने को प्लान कर रहे हैं, या वैसी कुछ चीजें हैं जो आप बताना चाहें? सर, जैसा कि अभी सर ने बताया कि किसी भी एफपीओज को या किसानों को ग्रुप को इनेबल करने के लिए कुछ समय तक उसको हैंड होल्डिंग हम लोग भी महसूस करते हैं कि बहुत आवश्यक है। क्योंकि कोई भी नया सर्टिफिकेशन, जैसे अभी मैम कह रही थी ट्रेसेबिलिटी का, तो आप उसको डिजिटली हम कितना भी उसको ऑनलाइन पढ़ाते रहें, कितना भी उसको जाके बताते रहें, लेकिन एक बार जब तक हम उसको हैंड होल्डिंग करके नहीं दिखाएंगे, 6 महीने तक उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो फिर करना बड़ा मुश्किल है। तो इस हैंड होल्डिंग के बारे में हमको बहुत गंभीरता से विचार करना। चलिए, अगली बार जब कृषिका का ये मन सजेगा, हम उम्मीद करते हैं संजय जी वहां पर वो हैंड होल्डिंग कैसे जमीनों पर हो रही है उस बारे में बता रहे होंगे। जैसा मैम ने कहा कि वो शायद हमको अपनी अपनी बोलियों में ऐप मिल चुके होंगे, और फिर आपको कुछ नए उदाहरण लाने होंगे कि तब कौन से मित्र हमको चाहिए। चंद्रमान जी, मैं अब आप ही से अनुरोध करूंगा कि मंच पर जो हमारे अतिथि हैं, हमारे अतिथि से ज्यादा हमारे किसानों के जो पूरा एक परिवार सुबह से आया हुआ है, उनके जो सवालों को आप लोगों ने उत्तर दिया। और सबसे अच्छी बात ये थी इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जैसे मतलब कि हमने ऑनलाइन सवाल ज्यादा लिए थे, तो हम ये कोशिश करते हैं जो बाहर से लोग जुड़े उनके सवाल लें। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच को, अमर उजाला को, अमर उजाला कृषिका को अपना वक्त देने के लिए। और हमारी ओर से एक छोटी सी स्मृति चिन्ह के लिए मैं चंद्रमान जी से अनुरोध करूंगा। हम ऑफलाइन करा देंगे आपको। कि वो मंच पर आए और दास की एग्री एक्सपर्ट राजश्री जी को इसमें चिन्हित करें। मेरा अनुरोध अमृत जी से भी है
कि वो मंच पर आ जाएं और स्टार्टअप विशेषज्ञ संदीप सक्सेना जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। चंदवान जी, आप चंदवान जी से अनुरोध है कि वो स्टार्टअप विशेषज्ञ संदीप सक्सेना जी को इतना उपयोगी सत्र है हमारा ये, और हमारे जो पैनल